हेलो दोस्तों, रोशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने सीटेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं सीटेट के एग्ज़ाम को देखते हुए। तो हम बात करने वाले हैं संरचनावाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में और बातें करेंगे पियाजे वाइगोत्स्की के संरचनावाद के बारे में कि पियाजे और वाइगोत्स्की ने संरचनावाद के बारे में उन्होंने क्या कहा है। और हम आगे भी बात करेंगे रचनावाद के भाग कितने हैं उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे पियाजे के कुछ शब्द हैं उनके बारे में जो यहाँ पर देख सकते हैं। अनुकूलन जिसको एडेप्टेशन कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। समावेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद समायोजन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम साम्य धारण के बारे में बात करेंगे। इसके बाद संगठन ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं स्कीमा के बारे में हम भी बात करेंगे। स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके बाद आपका जीववाद आता है। तो ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तब जाकर के आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे। और आगे हम बात करने वाले हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं के बारे में। जो 4 स्टेज दिया गया है पियाजे महोदय के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं के हिसाब क्रम के हिसाब से, उसके बारे में हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। जैसे पहला स्टेज में आपको संवेदी पेशीय अवस्था है जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, और दूसरा में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, और तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। तो इस सभी को हम पूरी तरह से बारी बारी से हम चर्चा करेंगे, सभी पे फोकस करेंगे और समझने के प्रयास करेंगे एग्जाम को देखते हुए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं और क्या क्या प्रश्न देखने को मिलते हैं। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें तब जाकर के आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं संरचनावाद के बारे में। पियाजे और वाइगोत्स्की महोदय ने संरचनावाद के बारे में क्या कहा है उसके बारे में हम पूरी तरह से समझेंगे कि संरचनावाद होता क्या है, इन्होंने क्या कहे हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे संरचनावाद को रचनावाद भी कहते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की महोदय का कहना है कि संरचनावाद को रचनावाद भी कहते हैं, दोनों का मंतव्य एक है। आगे देखेंगे कि पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों मानते हैं कि ज्ञान की रचना होती है, इसे प्राप्त नहीं किया जाता है। ये भाग होते हैं। तो रचनावाद के 2 भाग होते हैं। पहला भाग यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा भाग यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो पहला में आपका सामाजिक रचनावाद है और दूसरा में संज्ञानात्मक रचनावाद है। सामाजिक रचनावाद जो है जो वाइगोत्स्की महोदय के द्वारा दिया गया है, सामाजिक रचनावाद जो है वो वाइगोत्स्की महोदय के द्वारा दिया गया है, और संज्ञानात्मक रचनावाद जो है वो पियाजे महोदय के द्वारा दिया गया है। अगर समाज से रिलेटेड अगर कोई भी आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे वो अधिकतर वाइगोत्स्की से ही संबंधित होते हैं। अगर ऑप्शन में अगर वाइगोत्स्की दिखे और प्रश्न में समाज से पूछे तो आपका 100% वाइगोत्स्की सही होता है। अगर प्रश्न में वाइगोत्स्की दिखे और ऑप्शन में सामाजिक दिखे तो आपको 100% सामाजिक ही सही होता है वाइगोत्स्की से रिलेटेड, क्योंकि एक दूसरे से को रिलेटेड है, एक दूसरे के बिना नहीं रख सकते। यानी वाइगोत्स्की महोदय समाज के बिना नहीं रह सकते हैं और समाज वाइगोत्स्की के बिना, यानी दोनों का एक दूसरे से गहरा संबंध है। तो आई होप हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। पियाजे के कुछ शब्द है, इसके बारे में हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखेंगे पहला में अनुकूलन दिया हुआ है जिसका इंग्लिश में इसको एडेप्टेशन कहते हैं। पियाजे के अनुसार बालकों ने वातावरण के साथ समायोजन करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसे अनुकूलन कहते हैं। इसकी 2 उपक्रियाएं होती है, इस उपक्रियाएं पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे कि पियाजे के अनुसार बालकों ने वातावरण के साथ, पियाजे महोदय का कहना है कि बालक ने वातावरण के साथ समायोजन करने की जो प्रवृत्ति होती है वह जन्मजात होता है। तो क्या है, तो यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है समावेशन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, एसिमुलेशन कहते हैं। समावेशन में क्या होता है यहाँ देखेंगे, जब बच्चा अपने पुरानी जानकारी का सहारा लेकर नई जानकारी डालकर सीखने की क्रिया करता है तो उसे समावेशन या आत्मसात्यकरण कहते हैं। जैसे बच्चा क्या करता है कि पहले से कुछ सीखा होता है, उसी को सहारा लेकर नई जानकारी उसमें डालकर सीखने की प्रयास करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समावेशन या आत्मसात्यकरण कहते हैं। समावेशन या आत्मसात्यकरण दोनों का अर्थ एक ही होता है।
लेकिन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, इसलिए हमने समावेशन और आत्मसातीकरण दोनों को लिख दिया है ताकि आप समझें आसानी से। तो यहाँ पर अगर समावेशन या आत्मसातीकरण दोनों में से कोई पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे, हमें पूरी तरह से उम्मीद है। तो जब बच्चा क्या करता है, पुरानी जानकारी की सहारा लेकर के नई जानकारी डालकर उसमें सीखने की क्रिया करता है, उसी को समावेशन या आत्मसातीकरण कहते हैं। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से हम लोग कुछ समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पर टॉफ़ी की गोली को समझकर कपूर की गोली को खा जाना। जैसे एक बार बच्चा टॉफ़ी खाता है और उसी आकार की क्या होता है, कपूर का गोली भी होता है। तो जब बच्चा टॉफ़ी एक बार खाता है और जब कपूर की गोली जब देखता है तो वह यही समझता है कि यह भी टॉफ़ी के आकार का है, तो यह भी टॉफ़ी है, तो उसको टॉफ़ी समझकर बच्चा क्या करता है, कपूर की गोली को खा लेता है। तो ये आपको क्या है, पुरानी जानकारी को सहारा लेकर नई जानकारी में क्या करता है, डालकर वह सीखने की प्रयास करता है। तो यही है कि पहले वह चॉकलेट खाया और उसी आकार का अगर कपूर की गोली मिल गया तो वह भी चॉकलेट समझ करके उसको खाने की प्रयास करता है। चलिए अगला टॉपिक यहाँ पर देखेंगे, समायोजन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एकोमोडेशन कहते हैं। तो समायोजन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसमें पूर्व ज्ञान काम नहीं आता, बल्कि बच्चा क्या करता है, नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन कर समायोजन करने की क्रिया करता है। यहाँ पे यानी समायोजन में क्या करता है, बच्चा का पूर्व ज्ञान काम नहीं आता, बल्कि नए ज्ञान के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन कर समायोजन कर लेता है। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की प्रयास करेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में कौवा और कोयल को हमने रखा है। जैसे कोई भी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ अगर कहीं पर जाते हैं तो एक वृक्ष यानी पेड़ पे ब्लैक आकार का पक्षी बैठा होता है, उसके बारे में बच्चा पूछता है अपने माता पिता से। तो उनके माता पिता बताते हैं कि यह कौवा है, और वह समझता है कि कौवा काला होता है, और फिर आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ने के बाद एक और ऐसे ही आकार का कोयल दिखाई देता है, जो कि ये भी ब्लैक होते हैं। तो यहाँ पर कौवा और कोयल दोनों ब्लैक होते हैं, और दोनों क्योंकि अंतर है और रंग में दोनों एक हैं, तो यहाँ पर माता पिता दोनों में विरोध होने लगता है। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि इसे विरोध करने पर जानकारी में आवाज़ के आधार पर क्या करता है, संशोधन कर लेता है। जब रंग के आधार पर दोनों में विरोध होता है कि कौवा भी काला है और कोयल भी काला है, तो रंग के आधार पर जब विरोध होता है तो यह बच्चा क्या करता है कि अपने जानकारी को आवाज़ के आधार पर क्या करता है, आवाज़ के आधार पर संशोधन कर लेता है। क्योंकि कौवा काँव काँव बोलता है और कोयल कू कू करता है, तो इसको दोनों को अंतर कर लेता है कि कौवा और कोयल में क्या अंतर है, यानी आवाज़ के आधार पर वह समझ लेता है और संशोधन करके अपने आप को ज़हन में डाल लेता है कि यह कौवा है और यह कोयल है यहाँ पर, और रंग के आधार पर दोनों में विरोध होता है। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है यहाँ पर। तो अगला टॉपिक है साम्य धारण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। वह अवस्था जब बालक की जानकारियों में कोई विरोधाभास नहीं है, यह प्रक्रिया समायोजन या समावेशन द्वारा पूरी होगी। इससे क्या कहते हैं, साम्य धारण कहते हैं ना, क्या कहते हैं, साम्य धारण कहते हैं। वह अवस्था जब बालक की जानकारियों में कोई विरोधाभास नहीं, वह प्रक्रिया समायोजन या समावेशन द्वारा पूरी होगी, इसे साम्य धारण कहते हैं। साम्य धारण समायोजन और समावेशन दोनों पर आधारित है। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है संगठन, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो संगठन क्या होता है, बच्चा अपनी जानकारी को सुव्यवस्थित करता है, इसे संगठन कहते हैं। अपनी जानकारी को बच्चा क्या करता है, सुव्यवस्थित करने का काम करता है, इसी को संगठन कहते हैं। यहाँ पर अगला देखेंगे आगे क्या है, तो आगे है स्कीमा। यहाँ पर स्कीमा क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। बच्चे की जानकारियों के छोटे छोटे खंड जहाँ वह अपनी जानकारियाँ सहेज कर रखती हैं, इसी को स्कीमा कहते हैं। स्कीमा का बहुवचन यानी प्लुरल रूप क्या होता है, स्कीमटा होता है। आप लोग समझने का प्रयास करें इसको। चलिए अगला टॉपिक देखेंगे, यहाँ पर स्कीम्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझने की प्रयास करते हैं।
तो स्कीम्स व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके या किसी कार्य को करने का सही क्रम स्कीम्स कहलाता है। व्यवहारों का संगठित पैटर्न है जिसे आसानी से दोहराया जा सके। स्कीम्स क्या है? व्यवहारों का संगठित पैटर्न है जिसे आसानी से दोहराया जा सके ना, या किसी कार्य को करने का सही क्रम स्कीम्स कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। बच्चे स्कूल जाने से पहले क्या करता है? नहाता है, फिर कपड़े पहनता है ना, इसके बाद जूते बांधता है, फिर टाई लगाता है, फिर बैग पीछे रखता है और फिर क्या करता है? स्कूल के लिए निकल पड़ता है। तो यही स्कीम्स होता है। यह रेगुलर यानी प्रतिदिन क्रम वाइज क्या होता है? क्रिया करने की काम करते हैं बच्चे, इसी को स्कीम्स कहते हैं। तो चलिए, आई होप हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, जीववाद क्या होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एनिमिज्म कहते हैं। जीववाद के बारे में हम लोग समझेंगे। बच्चा कुछ निर्जीव गतिमान वस्तुओं को जीवित समझता है। क्या करता है? निर्जीव गतिमान वस्तुओं को जीवित समझता है, इसे जीववाद कहते हैं। जैसे कोई भी निर्जीव वस्तु है, वह चलता है, तो उसको बच्चा क्या कहता है? यही समझता है कि वह जीव है, वह चल रहा है, इसलिए उसमें जीव है, यही समझने का प्रयास करता है। जैसे मान के चलिए कि हम पंखा को ले लेते हैं या गाड़ी को लेते हैं या खिलौना को लेते हैं। जैसे पंखा क्या होता है? वो चलने का काम करता है, तो उसको क्या करता है? बच्चा यही समझता है कि यह जीवित है, इसमें जीव है ना। गाड़ी को भी चलता है तो इसको भी वह जीव समझता है कि यह एक जीव है, इस वजह से वो चल रहा है। खिलौना भी चलता है तो उसको जीवित यानी जीवित उसको समझता है, और निर्जीव है लेकिन वह जीवित समझता है। तो यही जीववाद होता है। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक यहाँ पर। तो अगला है वस्तु अस्थायित्व, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। इसमें वस्तु भले न दिखे लेकिन उसका अस्तित्व रहता है। वह बालक यही समझता है, वस्तु भले न दिखे लेकिन उसका अस्तित्व है। मान के चलिए कि कोई भी बच्चा अपने खिलौना से खेलता है और उसके खेलते वक्त उस खिलौने को हटा करके कहीं दूसरे जगह रख दिया जाता है, यानी उसके आँखों के सामने से उसको हटा करके कहीं दूसरी जगह रख दिया जाता है। उस अवस्था में बच्चा यही समझता है कि वस्तु हमें भले नहीं दिख रहे हैं लेकिन उसका अस्तित्व भी है, वह कहीं है, वह पुनः आएगा। इस तरह से बच्चा समझता है। दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने के प्रयास करते हैं। जब बच्चा कहीं अपने पेरेंट्स के साथ स्टेशन पर जाते हैं और ट्रेन को जाते हुए देखते हैं और पिछला बोगी जब तक आँखों से दिखाई देता है, और जब आँखों से देखते देखते अगर पिछला बोगी आगे निकल जाता है, बिल्कुल आँखों से ओझल हो जाता है, उस स्थिति में बच्चा का वस्तु अस्थायित्व के बारे में यही है कि बच्चा का जो बोगी जो दिख रहा था वो जब आँख से ओझल हो जाता है तो बच्चा यही समझता है कि वह पुनः फिर यहाँ पर आएगा। यानी वह वस्तु अभी दिख नहीं रहा है लेकिन उसका अस्तित्व है, वह कहीं गया है, वह पुनः आएगा। तो इस तरह से इस अवस्था में बच्चा क्या है? वस्तु अस्थायित्व में समझता है। तो आई होप हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ रहे होंगे। तो आगे देखेंगे यहाँ पर अपलटावीपन के बारे में यहाँ पर दिया गया है, जिसको आई रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। तो अपलटावीपन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे। इसमें बच्चे जिस बिंदु से आगे निकल जाते हैं वापस उस बिंदु पर लौट नहीं पाते, इसे अपलटावीपन कहते हैं। यह सिर्फ आकृति में होता है। क्या होता है अपलटावीपन में? इसमें बच्चे जिस बिंदु से आगे निकल जाते हैं वापस उस बिंदु पर लौट नहीं पाते हैं। अपलटावीपन में जिस बिंदु से बच्चे आगे निकल जाते हैं वापस उस बिंदु पर लौट नहीं पाते, इसी को अपलटावीपन कहते हैं। यह सिर्फ आकृति में होता है। मान के चलिए कि हम एक ऐसे गिलास हम दिखा दिए बच्चे को और यह पूछा जाता है कि यह क्या है, तो वह बिल्कुल राइट बताएगा कि यह गिलास है। इसी के आकार का एक और गिलास इसमें रख दिया जाता है और इसमें कुछ ऐसे डंटी लगा दिया जाता है और उसको पूछा जाता है उसके बारे में, तो यह यही कहता है कि यह गिलास नहीं, हमें मग दिखाई दे रहा है। तो इसी को अपलटावीपन कहते हैं, क्योंकि पहला वाला जो इमेज था, आकृति था, उसके बारे में भूल जाता है और बाद वाला जो आकृति सामने दिया जाता है उसके बारे में वह पूरी तरह से समझता है। यानी पहले वाला क्या था उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, जो अभी आपने उसके सामने रखा वह यही समझता है कि यह गिलास नहीं बिल्कुल मग है।
ये हमें मग दिखाई दे रहा है। चलिए अगला टॉपिक यहाँ पर देखते हैं। तो अगला टॉपिक है संरक्षण का अभाव, जिसको हम लोग लैक ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। तो संरक्षण का अभाव क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें शुरुआती आकृति में कोई परिवर्तन होने पर बालक शुरुआती आकृति को भूल जाता है, इसे संरक्षण का अभाव कहते हैं। शुरुआती आकृति में कोई परिवर्तन होने पर संरक्षण का अभाव में होता है कि शुरुआती आकृति में कोई परिवर्तन होता है तो बालक शुरुआती आकृति को क्या करता है, भूल जाता है, इसे संरक्षण का अभाव कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे अगला क्या है, केंद्रीकरण, जिसको सेंट्राइजेशन बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे केंद्रीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से समझने की प्रयास करते हैं। बच्चे किसी वस्तु के सिर्फ एक ही पक्ष पर फोकस कर पाते हैं, इसे केंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रीकरण कहते हैं। जैसे मान के चले हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की प्रयास करते हैं। जैसे बच्चा अगर पेरेंट्स के साथ कहीं जाते हैं और जाते वक्त वह कोई जानवर से अगर उसको मुलाकात होता है या किसी भी वस्तु को देखने का प्रयास करता है और उसके बारे में पूछा जाता है कि वह क्या था, तो वह सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में वह बताता है जिस अंग पर उसका फोकस जाता है, न कि सभी अंग के बारे में बताएगा। मान के चलिए कुत्ता को ही हमने एग्जाम्पल में लेते हैं। जैसे कुत्ता को अगर देखता है और कुत्ता के बारे में पूछा जाता है कि बेटा कुत्ता में क्या क्या देखा, तो हमें कुत्ता के पूंछ के अलावा हमें कुछ नहीं दिखाई दिया पापा। तो एक ही पक्ष पर फोकस करना केंद्रीकरण कहा जाता है। वह कुत्ते को कई अंग के भाग जो होते हैं उस पर सभी अंगों पर फोकस नहीं करके एक ही अंग के पक्ष पर फोकस कर पाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीकरण कहते हैं। तो आई होप हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो आगे यहाँ पर आत्मकेंद्रिता, जिसको इगोसेंट्रिज्म इसको बोलते हैं। इसमें आत्मकेंद्रिता में क्या होता है उसके बारे में हम लोग पूरी तरह से समझने की प्रयास करते हैं। आत्मकेंद्रिता, बच्चे सिर्फ अपने दृष्टिकोण को वरीयता देते हैं, इसे आत्मकेंद्रिता कहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अपने ही दृष्टिकोण को सिर्फ वरीयता देंगे, यानी अपने ही दृष्टिकोण को सिर्फ वैल्यू देते हैं, बाकी किसी को नहीं देते हैं। इसी को तो इगोसेंट्रिज्म कहते हैं, आत्मकेंद्रिता कहते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति के पास खाने योग्य पदार्थ को लेकर बच्चा खा लेगा, मगर अपने पास वाला खाने योग्य पदार्थ नहीं देता है। यानी जो बच्चा होता है आत्मकेंद्रिता होता है, इगोसेंट्रिज्म होता है। जो कोई भी खाने योग्य पदार्थ जो होता है किसी दूसरे के पास वाला वो ले लेता है, लेकिन जब अपने उसको देने की बारी आता है तो वह नहीं देता है। तो इस तरह से इसको आत्मकेंद्रिता हम लोग समझते हैं, इगोसेंट्रिज्म कहते हैं। अगला टॉपिक देखेंगे तो अगला टॉपिक यहाँ पर सामाजिक संचरण है, जिसको सोशल ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो सामाजिक संचरण क्या होता है, इसको हम लोग पूरी तरह से समझने की प्रयास करते हैं। बच्चे अपने सामाजिक सूचनाओं को स्कीमा में रखने से पहले कुछ संशोधन भी करते हैं, इसे सामाजिक संचरण कहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सामाजिक सूचनाओं को स्कीमा में रखने से पहले, सामाजिक सूचनाओं को स्कीमा में रखने से पहले कुछ संशोधन करते हैं, इसे सामाजिक संचरण कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है यहाँ पर, पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। इस पे हम पूरी तरह से आज चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखेंगे पियाजे से जो भी आपको नैतिक विकास का सिद्धांत से टॉपिक देखने को अंदर मिलेंगे, हम सभी पर हम पूरी तरह से चर्चा और उदाहरण के माध्यम से समझने की प्रयास करेंगे, ताकि आप आसानी से सीटेट के एग्ज़ाम में इस तरह से इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न देखने को मिले आप आसानी से कर सकें। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखने की प्रयास करें, क्योंकि यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो वैसे विद्यार्थी हैं जो बेसिक लेवल से समझना चाहते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तब जाकर के आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे। और लाइक शेयर जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि नैतिक अर्थातवाद क्या है, इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखेंगे नैतिकवाद जो है, इसके अंतर्गत विस्मांगी प्रयता नैतिकता जो 5 से 9 वर्ष तक होता है ना, विस्मांगी प्रयता नैतिकता जो है 5 से 9 वर्ष तक होता है। यह नैतिकता ईश्वर या माता पिता ने बनाई है, यह निश्चित है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता है।
बच्चे इसमें मानते हैं कि जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है ना, जो भी ईश्वर के द्वारा बनाया गया है या माता पिता ने जो बनाया है वह निश्चित हो चुका है, वह बदलाव नहीं हो सकता है। और इसमें समझता है कि जीव को मारना पाप है। मान के चलिए कि माता पिता ने एक बार बता दिए कि बेटा जीव को नहीं मारा जाता है, जीव को मारना पाप है, जीव को अगर मारेंगे तो आपको पाप लगेगा। तो यही समझता है कि जब एक बार माता पिता ने बना दिया कि जीव को मारना पाप है तो वह बदलाव उसमें नहीं हो सकता है, यही इसमें समझता है। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक यहाँ पर नैतिक सापेक्षता है। नैतिक सापेक्षता क्या है, इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से समझेंगे। इसमें नैतिक निश्चित नहीं, इसमें नैतिक जो है निश्चित नहीं होता है, बल्कि परिस्थिति पर निर्भर करती है ना, बल्कि क्या होता है, परिस्थिति पर निर्भर करता है। नैतिक सापेक्षता जो होता है वह निश्चित नहीं बल्कि परिस्थिति पर निर्भर करता है। मान कर चलिए कि हम कोई एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं और कोई हमलावर जो जानवर है, जो खतरनाक जानवर है, डेंजर जानवर है, वो हम पे अगर हमला करता है तो उस जानवर को मार देना ही नैतिकता है। मानव समाज के लिए उस खतरनाक जानवर को मार देना ही क्या है, नैतिकता है। अब मान के चलिए कि आप कहीं जा रहे हैं, कोई आतंकवादी आप पे हमला करता है, आप सक्षम हैं कि हम उसे मार देंगे, तो आप पूरी तरह से यही आपका नैतिकता बनता है, क्योंकि वह समाज के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए उसका मार देना ही नैतिकता होता है। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने के प्रयास करते हैं। जैसे कोई भी सैनिक अपने राज्य या देश की जब सेवा करते हैं, उस वक्त उनके सामने अगर कोई आतंकवादी आकर के हमला करता है तो उसको यह नहीं समझना चाहिए कि ये जीव को मारना पाप है, क्योंकि वहाँ पर उसका वही नैतिकता बनता है, क्योंकि जीव को मार देना ही नैतिकता होता है, क्योंकि वह जानता है कि आतंकवादी है, हमारे देश के लिए हानिकारक होगा, तो इसलिए उसको मार देना ही नैतिकता होता है। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ रहे होंगे। तो चलिए अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक में पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से समझने के प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पियाजे के सभी चरण क्या हैं, गुणात्मक हैं। पियाजे महोदय के द्वारा जो भी चरण दिया गया है वह क्या है, गुणात्मक है। पियाजे ने यह नहीं बताया कि बच्चा का वजन यानी वेट इतनों दिनों में इतना हो जाएगा, यानी उन्होंने दिन को फिक्स नहीं किया है कि इतना दिन में बच्चा का वजन जो है इतना बढ़ जाएगा, उसके बारे में पियाजे महोदय ने नहीं बताया है। इससे संबंधित अगर प्रश्न देखने को मिलेंगे तो पियाजे से संबंधित जो भी होगा वह गलत होगा। तो आप लोग यहाँ पर इसको आई होप उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे में दिया हुआ है पियाजे का सभी चरण स्थिर है ना। पियाजे का जो चरण दिया गया है वह बिल्कुल स्थिर है, जिसका क्रम बदला नहीं जा सकता है। जो पियाजे महोदय ने जो भी चरण दिए हैं उनका क्रम जो है उसको ना बदल सकते हैं, ना किसी तरह से उसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं, यानी उसका जो चरण जो है वह बिल्कुल स्थिर है। तो पियाजे महोदय जैसे संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो क्रम वाइज दिया गया है इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। यह चरण जो है स्थिर है, इसी के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर आगे देखेंगे, आगे क्या है। पियाजे के अनुसार बालकों का चिंतन जो होता है वयस्कों से प्रकार में अलग होता है। पियाजे महोदय कहते हैं, पियाजे महोदय का क्या कहना है कि बालक का जो चिंतन होता है वह वयस्कों से प्रकार में अलग होता है। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। पियाजे के जो भी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, सभी अवस्थाएं पर हम पूरी तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने के प्रयास करेंगे। यहाँ से और वीडियो जो है से महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो और अच्छे से अच्छे हम बताने की प्रयास करें। क्या अवस्थाएं होते हैं। पहला अवस्था होता है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। दूसरा आपको आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसके बाद तीसरा आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसके बाद आता है चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज
कहते हैं। यानी पियाजे महोदय के द्वारा जो भी विकास की अवस्थाएं बताए गए हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। हमने चारों को बता दिया। अब चारों को हम लोग बारी बारी से पूर्ण रूप से गहराई रूप से समझने के प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर इसको हम पूरी तरह से गहराई से नहीं समझेंगे, क्योंकि इससे संबंधित बहुत अधिक से अधिक प्रश्न देखने को मिलते हैं सीटेट के एग्जाम में, तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लास्ट तक देखें, बीच में छोड़ करके न जाएं, नहीं तो आपको 4 नंबर इससे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बिल्कुल यह वीडियो जो बनाया जा रहा है बिल्कुल बेसिक लेवल से बनाया जा रहा है। चलिए यहाँ से समझते हैं। पहला को देखते हैं संवेदी पेशीय अवस्था को। संवेदी पेशीय अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होता है। कितने होते हैं? संवेदी पेशीय अवस्था जो होता है जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इसका अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम इसका इंद्रिय जनित गामक अवस्था स्तर होता है। दूसरा इसका है संवेदी प्रेरक अवस्था चरण स्तर, इसको कहते हैं। तीसरा कहते हैं संवेदी प्रणोद अवस्था, यानी अन्य नाम इसका है। अगर इस तरह से संवेदी पेशीय अवस्था न दे करके कोई अन्य नाम अगर दिया जाता है तो आप लोग घबराएंगे नहीं, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए हम आपको पूरी तरह से बिल्कुल निचोड़ आप लोग के सामने देने की प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप आसानी से सीटेट के एग्जाम में कैसे भी पूछा जाए तोड़ मड़ोड़ के आप आसानी से उसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि संवेदी पेशीय अवस्था का अन्य नाम क्या है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए इसकी विशेषताएं को हम लोग समझते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इंद्रिय आधारित अधिगम, बच्चे अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। और आगे है प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी चूसना, बच्चे क्या करते हैं इस आयु में प्रतिवर्त क्रियाएं करते हैं, चूसने का काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है स्मृति अनुकरण आधारित अधिगम, बच्चे क्या करते हैं इस अवस्था में अनुकरण के माध्यम से सीखने की प्रयास करते हैं। जैसे कोई भी बच्चा अपने परिवार के माहौल में जिस हिसाब से परिवार रहते हैं उस परिवार के माहौल के हिसाब से बच्चे बोलचाल की भाषाओं को क्या करते हैं अनुकरण करते हैं और अनुकरण करके सीखने की प्रयास करते हैं। इसलिए जो भी घर के सदस्य होते हैं बच्चे के सामने अच्छे से शब्द बोलने चाहिए, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, ताकि बच्चा उसको देख करके अनुकरण करे। अगर गलत आप उसके सामने करते हैं तो बच्चा क्या करता है गलत अनुकरण करता है। इस वजह से बच्चे के सामने अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, ताकि वह अनुकरण करके आपसे सीख सके, क्योंकि वह अनुकरण के माध्यम से ही बच्चा सीखने की प्रयास करता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है यहाँ पर। तो अगला है यहाँ पर वस्तु अस्थायित्व, जो वस्तु न दिखने पर भी वस्तु रहता है। जैसे मान के चलिए कि इसके बारे में तो हम पहले बता चुके हैं, लेकिन हम कंक्लूजन के रूप में आप लोग को थोड़ा सा हम बता देते हैं कि ताकि और ताज़ा हो जाए। तो वस्तु अस्थायित्व का मतलब होता है कि जब बच्चे के सामने से कोई खिलौना हटा दिया जाता है तो बच्चा यही समझता है कि वह वस्तु जो है कहीं है, फिर पुनः हमको देखने को मिलेंगे। इस तरह से वस्तु अस्थायित्व होता है। वस्तु न दिखने पर भी वस्तु रहता है, उसके दिमाग में यही होता है कि वह यहाँ पर नहीं है लेकिन वह कहीं होगा, जरूर फिर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है मूल प्रकृत्यात्मक व्यवहार। इसमें क्या होता है कि बच्चा अगर लेटे हुए रहता है उस वक्त क्या करता है हंसने भी लगता है, कभी कभी रोने लगता है, कभी पैर पटकता है। ये जन्मजात प्राकृतिक होती है बच्चे में। मूल प्रकृत्यात्मक व्यवहार जो होता है, अपने आप देखे होंगे बच्चे बेड पर सोए हुए रहते हैं, उसी अवस्था में कभी हंसने लगता है तो कभी रोने लगता है तो कभी पैर पटकता है। तो ये जन्मजात प्राकृतिक होती है इन बच्चों में। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जन्म से 30 दिन तक बच्चा केवल प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, यानी चूसने का काम करता है। यहाँ पर याद रखेंगे, अगर इससे संबंधित अगर प्रश्न देखने को मिलेंगे सीटेट के एग्जाम में कि जन्म से 30 दिन तक बच्चा केवल क्या करते हैं, तो प्रतिवर्ती क्रियाएं करने की काम करते हैं, यानी चूसने की काम करते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे 1 से 4 महीने में बच्चा इन प्रतिवर्त क्रियाओं को दोहराने का काम करता है। अगर बच्चा को 1 से 4 माह हो जाते हैं तो इसी प्रतिवर्त क्रियाओं को दोहराने का काम बच्चे करते हैं। यहाँ पर आगे देखेंगे 4 से 5 माह में बच्चा वस्तुओं को उलटने पुलटने लगता है और जानबूझकर उन क्रियाओं को दोहराता है,
जो उसे अच्छा लगता है। जैसे 4 से 5 माह के अगर बच्चा हो जाता है तो कोई भी वस्तु को उसको उलटते पलटते रहता है और ऐसा करने से उसको क्या होता है, अच्छा लगता है, वह जानबूझकर यह क्रिया करने की प्रयास करता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। 8 से 12 माह में बच्चा सामान्यीकरण करने लगता है। इसके बाद आप आगे देखेंगे 12 से 18 माह में बच्चा प्रयास एवं त्रुटि से सीखने प्रारंभ करता है, वस्तुओं को तोड़ता फोड़ता है। जैसे जब बच्चा 12 से 18 माह का हो जाता है तो यह बच्चा प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से सीखना प्रारंभ कर देता है और वस्तुओं को तोड़ने फोड़ने लगता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहाँ पर देखेंगे 18 से 24 माह में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, अर्थात 3 से 4 माह में बच्चा यह सोचता है कि किसी वस्तु का अस्तित्व तब तक होता है जब तक वह उसके सामने होती है, परंतु 18 से 24 माह में वह समझने लगता है कि वस्तु यानी खिलौना उसके सामने से हटने पर भी उसका अस्तित्व है, वह ढूंढने का प्रयास करता है। यानी हम कंक्लूजन के माध्यम से हम समझने के प्रयास करें तो यहाँ पर समझें कि 18 से 24 माह के जब बच्चा होता है तो उसके सामने से कोई भी खिलौना अगर हटा दिया जाता है तो यही समझता है कि उसका अस्तित्व भी है, उसके ढूंढने का प्रयास करता है। और 3 से 4 माह में जो बच्चा होता है, 3 से 4 माह के जो बच्चे होते हैं, वह बच्चा यह सोचता है कि किसी वस्तु का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक वह उसके सामने होता है। यानी जब उसके सामने खिलौना है तो वह यही समझता है कि उसका अस्तित्व है, अगर उसके सामने से अगर हटा दिया जाता है तो वह यही समझता है कि उसका अस्तित्व अब समाप्त हो चुका, जो 3 से 4 माह में होता है। और 18 से 24 माह में जो होता है उसका अस्तित्व होता है, वह यही समझता है कि उसके सामने से अगर खिलौना हटा दिया जाता है तो वह यही समझता है कि उसका अस्तित्व है, वह ढूंढने का प्रयास करता है। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ रहे होंगे। तो आगे देखेंगे, आगे क्या है। ठोस अवस्था की क्रियाएं मुख्यतः संवेदनाओं पर आधारित होती है। क्या होते हैं? ठोस अवस्था की क्रियाएं जो होती हैं मुख्यतः संवेदनाओं पर आधारित होती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे यहाँ पर दूसरा देखेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका 2 से 7 वर्ष तक होता है। का अगर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था स्तर के अन्य नाम देखा जाए तो यहाँ पर प्राक संक्रियात्मक अवस्था स्तर भी कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था स्तर जो होता है वह 2 से 7 वर्ष तक होता है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला टॉपिक है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 4 वर्ष तक होता है, जिसको हम लोग प्री कंसेप्चुअल स्टेज बोलते हैं। तो प्री कंसेप्चुअल स्टेज में क्या होता है उसको हम लोग पूरी तरह से समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे सूचकता, जिसको सिग्निफायर्स कहते हैं, सूचकता को। आगे इसको देखते हैं, इसमें बालक समझने लगता है चिन्ह को, यानी प्री कंसेप्चुअल स्टेज में बच्चा चिन्ह को समझने लगता है। इसमें बच्चा जो है समझने लगता है संकेत को। और आगे है संकेत। संकेत को हम लोग पूरी तरह से समझेंगे। बच्चे को माँ की आवाज़ सुनना माता को आने का संकेत होता है। जैसे बच्चे क्या करते हैं कि घर पे रहते हैं, रोते हैं, उनके माता कहीं चले जाते हैं, तो जब वह रोता है बच्चा, उस आवर में अगर माता के अपने आवाज़ को जब सुनता है तो यही समझता है कि माता हमारी आ रही है, कहीं गई थी वह आ रही है। उसकी आवाज़ के हिसाब से, संकेत के माध्यम से समझता है कि हमारी ही माता आ रही है, कहीं गई थी। तो इसका एक संकेत है, इस संकेत के माध्यम से बच्चे अनुमान लगा लेते हैं। तो आगे है चिन्ह। इसमें मम्मी पापा मोबाइल कहते हैं और वह उसे ही उठाते हैं, तो बच्चे उस चिन्ह को समझकर मोबाइल कहना शुरू कर देते हैं। जैसे हम लोग देखे होंगे कि हर घर में मोबाइल आज के डेट में देखने को मिलेंगे, या कोई भी वस्तु, एक मोबाइल ही नहीं, कोई भी वस्तु के बारे में हम बता रहे हैं जो चिन्ह के काम करता है। चिन्ह क्या होता है उसके बारे में हम लोग को समझना है। कोई भी वस्तु, जैसे हम एक मोबाइल अभी प्रचलन में है इसलिए हम मोबाइल को हम लोग रखते हैं। जैसे मोबाइल रखा हुआ होता है, ठीक है, और मोबाइल जब रखा हुआ होता है और उनके माता पिता जो है मोबाइल कहते हैं और उसे ही उठाते हैं, तो बच्चा यही समझता है कि वह चिन्ह के माध्यम से कि पापा ने इसको मोबाइल कहा और उसी को उठाया, तो उसी दिन से मोबाइल कहना बच्चे शुरू कर देते हैं। यानी बच्चे अनुकरण के माध्यम से अधिक सीखने का प्रयास करते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, आपको बिल्कुल रिप्लाई दिया जाएगा, उससे संबंधित बिल्कुल वीडियो आपको बनाया जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे देखेंगे, आगे क्या है, तो आगे अंतःदर्शी अवस्था है जो 4 से 7 वर्ष तक होता है। अंतर्दर्शी अवस्था 4 से 7 वर्ष तक होता है। अंतर्दर्शी अवस्था को इंट्यूटिव स्टेज बोलते हैं। आपको पहला भाग बता दिया गया, आपका दूसरा भाग बताया जा रहा है। पहला भाग में हम आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में, जो प्री कंसेप्चुअल स्टेज के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए, जो सूचकता के बारे में भी हमने पढ़ा। और इसमें दूसरा भाग में हम लोग पढ़ेंगे अंतर्दर्शी अवस्था जो 4 से 7 वर्ष तक होता है, जिसको इंट्यूटिव स्टेज बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चे में होता है अपलटावीपन का गुण। अंतर्दर्शी अवस्था में बच्चे में अपलटावीपन का गुण आ जाता है। इसके बाद इसमें बच्चे में संरक्षण का अभाव होता है। इसके बाद आगे है, इसमें बच्चे में पाया जाता है केंद्रीकरण का भाव। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इसमें बच्चे में पाया जाता है गिनती, वर्णमाला, क्रम आदि की शुरुआत कर देता है इसमें बच्चे। इसके बाद आगे है, इसमें बच्चे में पाया जाता है जीववाद। आगे है, इसमें बच्चे में पाया जाता है आत्म केंद्रिता। यानी अंतःदर्शी अवस्था जो होता है 4 से 7 वर्ष तक होता है, जिसको इंट्यूटिव स्टेज बोलते हैं। इसमें बच्चे में होता है क्या, अपलटावीपन का गुण। इसमें बच्चे में होता है संरक्षण का अभाव। इसमें बच्चे में पाया जाता है केंद्रीकरण का भाव। इसमें बच्चे में पाया जाता है गिनती, वर्णमाला, क्रम आदि की शुरुआत इसमें बच्चे कर देते हैं। इसमें बच्चे में पाया जाता है जीववाद। इसमें बच्चे में पाया जाता है आत्म केंद्रिता। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ रहे होंगे। आगे क्या है, तो आगे कुछ नोट है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या नोट में बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे, आत्म केंद्रिता, जीववाद, केंद्रीकरण को पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सीमा माना है। यानी इसी अवस्था में पैदा होती है और इसी अवस्था में खत्म हो जाती है, ये अगली अवस्था में नहीं जाती। इसे अपलटावीपन का गुण कहते हैं। ठीक है। आत्म केंद्रिता, जीववाद एवं केंद्रीकरण को पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सीमा माना है। आप लोग याद रखेंगे, आत्म केंद्रिता, जीववाद और केंद्रीकरण को पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सीमा माना है। यानी इसी अवस्था में पैदा होता है और इसी अवस्था में खत्म हो जाती है, ये अगली अवस्था में नहीं जाती। इसे अपलटावीपन का गुण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे यहाँ पर देखेंगे, इसमें बच्चा वापस नहीं जाता शुरुआती बिंदु पर। इसमें क्या करता है, बच्चा वापस शुरुआती बिंदु पर नहीं जाता है। आगे क्या है, तो आगे है विशेषताएं। तो विशेषताएं में इस अवस्था के गुण जो है वही विशेषताएं हैं। इसके बाद आगे है सूचकता, संकेत तथा ठोस वस्तु में संबंध स्थापित करना ही सूचकता कहलाता है। यहाँ पर आगे देखेंगे, आगे क्या है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आत्म केंद्रिता, बच्चे सिर्फ अपने दृष्टिकोण को ही वरीयता देते हैं। बच्चा सोचते हैं कि दुनिया की अधिकतर चीज़ें उनके इर्द गिर्द में चक्कर लगाते हैं। आत्म केंद्रिता के बारे में आपको पहले ही हम बता चुके हैं, इससे आप लोग पूरी तरह से वाकिफ़ होंगे क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला देखेंगे, अगला क्या है, तो अगला है जीववाद। आपको जीववाद के बारे में भी हमने पहले बता चुके हैं। बच्चा इसमें कुछ निर्जीव गतिमान वस्तुओं को जीवित समझता है, जैसे पंखा, गाड़ी, खिलौना आदि। कोई भी गतिमान वस्तु है, यानी पंखा चलता है, गाड़ी भी चलता है, तो इसको जीवित समझता है कि इसमें जीव होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे इस अवस्था में बच्चा जोड़, गुना, भाग आदि क्रियाएँ करने लगता है ना। बच्चा जो है इस अवस्था में क्या करता है, जोड़, गुना, भाग आदि संक्रियाएं करने लगता है, परंतु इसके पीछे के सिद्धांतों को नहीं समझ पाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे यहाँ पर देखेंगे, बच्चे में पलटावी का गुण नहीं होता। बच्चा 2 गुने 2 = 4 समझता है, मगर 4/2 को नहीं समझ पाता है। बच्चे में पलटावी का गुण नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पलटावी का गुण नहीं होता है, यानी 2 गुने 2 = 4 समझता है, मगर 4/2 = 2 को नहीं समझ पाता है। देखते हैं आगे क्या है। तो अगला तीसरा नंबर में आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था देखने को मिलेंगे, जो 7 से 11 वर्ष तक होता है। इसका अन्य नाम देखा जाए
तो यहाँ अन्य नाम में ठोस संक्रियात्मक अवस्था स्तर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा में है मूर्त चिंतन की अवस्था या चरण के नाम से भी जानते हैं। यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था स्तर और मूर्त चिंतन की अवस्था या चरण के नाम से, यानी तीनों के नाम से जानते हैं। इसको अन्य नाम भी है। इसकी विशेषताएं पर अगर हम देखें, चर्चा करें, तो यहाँ पर इसकी विशेषताएं, इसमें बच्चा आकृति को समझता है, इसलिए संरक्षण का गुण आ जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था स्तर में इसमें बच्चा आकृति को समझता है, इसलिए संरक्षण का गुण इसमें आ जाता है। आगे यहाँ पर देखेंगे, इसमें बच्चा शुरुआती बिंदु पर लौट सकता है, इसलिए विलोम्यता का गुण हो जाता है। यानी 7 से 11 वर्ष के जब बच्चा होता है तो उस अवस्था में बच्चा शुरुआती बिंदु पर लौट सकता है और विलोम्यता का गुण इसमें आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। इसमें बच्चा समानता के आधार पर समूह बना सकता है, इसलिए इसमें वर्गीकरण का गुण हो जाता है ना। 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है, इसमें समानता के आधार पर समूह बना सकता है, इसलिए इसमें वर्गीकरण का गुण हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे आप देखेंगे, इसमें बच्चा समझने लगता है, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्र, भार आदि को समझने लगता है। संक्रियात्मक अवस्था स्तर के स्टेज में जब पहुंच जाता है तो बच्चा लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्र और भार को समझने लगता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। इसमें बच्चा समझने लगता है श्रृंखला को, आगे है इसमें बच्चा समझने लगता है कार्य कारण को, आगे इसमें है इसमें बच्चे की तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है। यही विशेषताएं हैं, क्या होते हैं। यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 7 से 11 वर्ष तक होते हैं। इस अवस्था में बच्चे की तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो इसमें बच्चे को आ जाता है विकेंद्रीकरण का गुण, उसे आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 7 से 11 वर्ष तक, इस अवस्था में आप बच्चे को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। इनमें आ जाता है विकेंद्रीकरण का गुण। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे यहाँ पर है, इसमें बच्चे को आ जाता है गणितीय संक्रियाएं का गुण, यानी अब बच्चा जोड़, घटाव, गुना, भाग आदि करना शुरू कर देता है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था जब बच्चे में हो जाता है तो इसमें बच्चे को आ जाती है गणितीय संक्रियाएं का गुण, यानी अब बच्चा जोड़, घटाव, गुना, भाग आदि क्रिया करना शुरू कर देता है। तो इसमें बच्चे को आ जाता है गणितीय संक्रिया का गुण, यानी अब बच्चा जोड़, घटाव, गुना, भाग आदि करना शुरू कर देता है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु के अंतर्गत आता है। तो यही आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का विशेषताएं था। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं, संरक्षण आगे दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसमें बच्चा जानता है कि ज़रूरत पड़ने पर आकृति का भले ही रूप परिवर्तित हो जाए पर मूल आकृति हमेशा सेम रहती है, यही संरक्षण कहलाता है। इसमें बच्चा ज़रूरत पड़ने पर आकृति का भले ही रूप परिवर्तित हो जाए पर मूल आकृति हमेशा सेम रहता है, इसी को संरक्षण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं विलोम्यता। विलोम्यता क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें बच्चा समझता है कि 3 और 2 जोड़ने पर, विलोम्यता में क्या होता है कि 3 और 2 को जब हम जोड़ते हैं तो 5 आता है, मगर वह समझता है कि 5 जोड़कर आने पर भी 3 और 2 को वापस लाया जा सकता है। यानी जब हम 3 और 2 को जोड़ दिए और 5 आ गया तो 5 जोड़कर आने पर भी 3 और 2 को वापस लाया जा सकता है। बच्चा यही समझता है, इसी को विलोम्यता कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो आगे है वर्गीकरण। इसमें बच्चा वर्गीकरण करता है कि टी शर्ट जाएगा कपड़ा वाले ग्रुप में और बिल्ली जाएगा जानवर वाले ग्रुप में। बच्चा समान गुणों के आधार पर वर्गीकरण करता है। यानी जो भी शर्ट होगा या टी शर्ट होगा
यानी कपड़ा वाला जो भी ग्रुप होगा वह कपड़ा वाले ग्रुप में जाएगा, और जो बिल्ली यानी जो बिल्ली है वह जानवर वाले ग्रुप में जाएगा। यानी इसको वर्गीकरण करने लगता है। मान के चलिए कि फिगर के माध्यम से आपको समझाना हो, 10 फिगर दे दिया जाता है और एक तरफ कपड़ा लिखा होता है, एक तरफ जानवर, और उसमें से छांटने के लिए होता है यानी वर्गीकरण करने के लिए होता है कि कपड़ा वाले ग्रुप में कौन कौन से जाएंगे और जानवर वाले ग्रुप में कौन कौन से जाएंगे, तो बच्चा आसानी से वर्गीकरण कर लेता है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि टी शर्ट जाएगा कपड़ा वाले ग्रुप में और बिल्ली जाएगा जानवर वाले ग्रुप में। बच्चा समान गुण के आधार पर वर्गीकरण आसानी से कर लेता है। कार्य कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। किसी कार्य को होने के पीछे कोई कारण है, उसे कार्य कारण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर क्या है, तो आगे है विकेंद्रीकरण। हमने इसके पहले केंद्रीकरण पढ़ा और आपको अब देखने को मिल रहा है विकेंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण में था कि बच्चा एक ही पक्ष पर फोकस कर पाता है, और विकेंद्रीकरण में है कि एक ही समय में एक ही घटना के कई बिंदुओं पर फोकस करना विकेंद्रीकरण कहलाता है। जैसे एक ही समय में एक ही घटना के कई बिंदुओं पर फोकस करना विकेंद्रीकरण कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है गणितीय संक्रियाएं, जोड़, घटाना, गुना, भाग करना आदि, ये सब गणितीय संक्रियाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, तो आगे है कि इस अवस्था की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि बच्चा ठोस वस्तुओं के आधार पर तो मानसिक क्रियाएं कर लेते हैं, परंतु अमूर्त या शाब्दिक कथन के आधार पर मानसिक क्रियाएं नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे है इस अवस्था में बच्चों में तार्किक चिंतन नहीं होता, केवल मूर्त वस्तुओं से संबंधित होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन नहीं होता, केवल मूर्त वस्तुओं से संबंधित होता है। ये आगे देखते हैं, आगे है सुरक्षित रखने की योग्यता, निगमनात्मक तर्क होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे यहाँ पर देखेंगे इस अवस्था में पलटावी का गुण आ जाता है। आगे है संरक्षण, कक्षा, समावेशन का गुण ना। जैसे क्या होता है कि तीसरा स्टेज जो है, जो 7 से 11 वर्ष तक के जो अवस्था है, इस अवस्था में पलटावी का गुण आ जाता है और संरक्षण, कक्षा, समावेशन का गुण भी होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वह 4था नंबर पर आता है और यह अवस्था 11 से 15 वर्ष तक होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का अन्य नाम देखा जाए तो इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या स्तर कहते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का और अन्य नाम अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं, औपचारिक अवस्था या चरण कहते हैं। तो इस तरह से इनके अन्य नामों से जाने जाते हैं। इससे संबंधित अगर एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आप लोग घबराएंगे नहीं, आप आसानी से कर लेंगे। इसीलिए हम बिल्कुल ढूंढ करके निचोड़ आपको सामने बिल्कुल देने की प्रयास कर रहे हैं। आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके माध्यम से जो बताया जा रहा है अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से सीटेट को अच्छे नंबर से आप क्रैक कर सकते हैं। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का स्तर है। इस क्रियात्मक अवस्था की कुछ विशेषताएं को हम लोग समझते हैं कि इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इनमें बच्चा वस्तु न देखे तो भी सोच सकता है, यानी अमूर्त चिंतन करने लगता है। इसमें बच्चा वस्तु न दिखे फिर भी सोच सकता है, अमूर्त चिंतन कर सकता है ना, जो 11 से 15 वर्ष के अंतर्गत होते हैं। जैसे मान कर चलिए कि कोई भी कहानी अगर इसमें बच्चे को दे दिया जाता है और इस पर नाटक खेलने के लिए कहा जाता है तो बिल्कुल आसानी से यह इस अवस्था में बच्चा खेल लेता है, जो 11 से 15 वर्ष तक होता है। मूर्त का मतलब होता है साक्षात सामने और अमूर्त का मतलब होता है निराकार, उसका कोई आकार नहीं है मगर आकार देने के काम करने लगता है इसमें बच्चा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, बच्चे में आ जाता है अपसारी चिंतन। जैसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक अवस्था है, इसमें बच्चे में आ जाता है अपसारी चिंतन। अभिसारी और अपसारी के बारे में भी हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। इसलिए अपसारी चिंतन की इसमें गुण आ जाते हैं जो 11 से 15 वर्ष तक होते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के स्तर में आपको अपसारी चिंतन आ जाते हैं। चलिए इसमें आगे देखेंगे, आगे है इसमें बच्चा नियम से उदाहरण की तरफ जा सकता है, यानी निगमनात्मक चिंतन आ जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष के एज में
बच्चा नियम से उदाहरण की तरफ जा सकता है, इनमें निगमनात्मक चिंतन आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। इसमें बच्चे में आ जाता है संकल्पनात्मक चिंतन। बच्चे त्रिभुज के तीनों कोनों के माप बताना शुरू कर देते हैं। 180 डिग्री होता है, इसे हाइपोथेटिकल चिंतन कहते हैं। बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जब आ जाते हैं, 11 से 15 वर्ष के एज में जब बच्चे आ जाते हैं तो उनमें आ जाता है संकल्पनात्मक चिंतन, और बच्चे त्रिभुज के तीनों कोनों को माप बताना शुरू कर देते हैं कि इसका 180 डिग्री होता है। इसे हाइपोथेटिकल चिंतन भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। अमूर्त चिंतन जो है इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। अमूर्त रूप से बच्चा सोचने की प्रयास करता है, इसमें अमूर्त चिंतन करने लगता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो आगे है, इस अवस्था में बच्चा स्वयं समस्या समाधान करने लगता है। जब बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं, 11 से 15 वर्ष के अंतर्गत आ जाते हैं, तो इस अवस्था में बच्चा स्वयं समस्या का समाधान करना सीख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। इस अवस्था में सभी प्रकार के विकास उच्च स्तर पर होते हैं। जब बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था स्तर यानी 11 से 15 वर्ष के अंतर्गत आ जाते हैं तो विकास इसमें उच्च स्तर पर होने लगता है। फिर आगे है कि इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास उच्च स्तर पर होने लगता है। संज्ञानात्मक विकास, जैसे संज्ञानात्मक रूप से जिन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक से संबंधित जो भी बातें कही हैं उसके बारे में यहाँ कहा जा रहा है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था स्तर में जो 11 से 15 वर्ष तक है, इसमें बच्चे में संज्ञानात्मक विकास उच्च स्तर पर सोचने लगता है, करने लगता है। चलिए तो आगे यहाँ पर देखेंगे कि आगे क्या है। तो आगे है मानसिक विकास परिपक्व हो जाता है। बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष के एज में आ जाता है तो उनका मानसिक विकास जो है बिल्कुल परिपक्व हो जाता है। और आगे है परिकल्पित निगमनात्मक गुण भी बच्चे में आ जाते हैं। तो ये सब जो क्रियाएं होते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि गाइज आप पूरी तरह से समझ गए होंगे इस वीडियो में, जो कि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको बताया गया है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब जाकर के आप पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो गाइज आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएंगे, ताकि हम फिर से आपको रिप्लाई दे सकें और उसके बारे में हम आप लोग को बता सकें। और लाइक शेयर जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो और अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोग के सामने देने का प्रयास करें। तो चलिए आज का इतना ही। जय हिंद,